नमस्कार, हमारी खास पेशकश 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल और श्वेता झा भी मेरे साथ मौजूद हैं और अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने लताड़ा तो वहीं बीजिंग को भी मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल, और ये भी आपको हम बताएंगे इस 1 घंटे में कि दुनिया को कोरोना फैलाने वाला चीन दरअसल क्या कर रहा है। पार्टी चल रही है, वहां पर मस्ती हो रही है, तस्वीरें दिखाएंगे आपको हम वहां की। खुद की बेगुनाही का हवाला देने वाले चीन के खिलाफ एक नया और बड़ा खुलासा भी हुआ है। इसकी भी पूरी जानकारी, पूरा डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत केस की, क्योंकि सीबीआई की जांच इस मामले में अब तेज हो रही है। कैसे ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है, इसकी पूरी डिटेल इस बुलेटिन में होगी। आपको बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई की फुल एंड फाइनल जांच शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। आज ईडी के अधिकारी मुंबई में फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से पूछताछ कर रहे हैं और सवाल जवाब अभी भी जारी है। रूमी जाफरी सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ईडी उसी फिल्म के संबंध में कई जानकारियां जुटाना चाहती है। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने कमर कस ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे जांच आगे बढ़ाई जाए, इसकी पूरी प्लानिंग सीबीआई कर रही है। सीबीआई के मुख्यालय में एसआईटी की बैठक हुई। सीबीआई में डीआईजी सुवेज हक को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कल सीबीआई की टीम मुंबई रवाना हो रही है। मुंबई पुलिस से सीबीआई कांटेक्ट कर चुकी है। फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञ और एनालिस्ट की एक पूरी टीम बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सीबीआई जांच का एक हिस्सा पूरा कर चुकी है। आधा दर्जन के करीब बयान दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह होगा जब मुंबई पहुंचती है सीबीआई की टीम, तो मुंबई में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन का यह दायरा आगे बढ़ता है। वो ख्वाबों को जीने वाला सितारा था। वो चाहतों को पूरा करने वाला अभिनेता था। वो बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाला कलाकार था। बात सुशांत सिंह राजपूत की है, एक ऐसा उम्दा कलाकार जो स्क्रिप्ट को बड़े पर्दे पर जिंदगी बनाकर पेश करते थे। खुद डायरेक्टर भी उनके इस हुनर के मुरीद थे। फैन सुशांत के दीवाने थे। उसी दीवानगी का असर था कि डायरेक्टर रूमी जाफरी भी मुरीद थे सुशांत के। रूमी जाफरी अगली फिल्म बनाने वाले थे सुशांत के साथ। उस फिल्म की हीरोइन थी खुद रिया चक्रवर्ती। सब कुछ ठीक रहता तो सुशांत और रिया दोनों फिल्म की शूटिंग कर रहे होते। लाइट कैमरा एक्शन होता। वैसे तो अभी फिल्म का नाम तय नहीं था, लेकिन किरदारों का चुनाव हो चुका था। लीड रोल में सुशांत, उनकी हीरोइन बनती रिया। लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका। स्क्रिप्ट पर अमल होने से पहले ही सुशांत हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए। रूमी जाफरी की फिल्म के लिए फाइनल की गई वही हीरोइन रिया सुसाइड केस में अब जांच के घेरे में है। रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोपों की जांच में जुट गई है सीबीआई। ईडी भी सुशांत के सुसाइड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक्शन में है। ईडी के मुंबई दफ्तर में अब फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से ईडी उनकी फिल्म से जुड़े हर राज जानना चाहती है। बताया जा रहा है कि रूमी जाफरी की फिल्म के लिए सुशांत की फीस 15 करोड़ तय हो चुकी थी। ऐसे में ईडी जानना चाहती है कि क्या सुशांत को 15 करोड़ दिए जा चुके थे? अगर हाँ, तो 15 करोड़ किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, या फिर सुशांत को सिर्फ एडवांस पेमेंट या साइनिंग अमाउंट दिया गया था? फिल्म के लिए रिया की डील कितने की थी? बतौर हीरोइन क्या रिया को पेमेंट किया गया? क्या रिया सुशांत की तरफ से प्रोफेशनल फैसले लेती थी? क्या रिया की शर्त थी कि सुशांत तभी रोल करेंगे जब वो खुद लीड हीरोइन होंगी? फिल्म के लिए फाइनेंस कौन कर रहा था? बैंकर्स कौन था? क्या रूमी ने रिया को किसी तरह की एडवांस पेमेंट की थी?
ईडी ने रूमी जाफरी से डील या कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, बैंक अकाउंट और अन्य अहम कागजात भी मांगे हैं। ईडी को शक है कि फिल्म फाइनल करने के पहले रिया ने रूमी जाफरी के सामने यह शर्त रख दी कि सुशांत इस फिल्म में तभी काम करेंगे जबकि उन्हें लीड एक्ट्रेस का किरदार मिलेगा। ईडी अब यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस फिल्म के लिए सुशांत को कोई एडवांस मिला था, और अगर मिला था तो क्या उसका फायदा किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को भी मिला। रूमी जाफरी ने आज तक से खास बातचीत में कहा था, सुशांत का सुसाइड यकीन से परे है। उनके मुताबिक दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि सुशांत आत्महत्या कर लेंगे। करियर और फाइनेंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता उसे कोई कमी थी। कई फिल्म मेकर्स ने सुशांत के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करने के मौके सुशांत को लगातार मिल रहे थे, लेकिन रूमी जाफरी अब वो फिल्म नहीं करना चाहते। उन्होंने सुशांत को केंद्र में रखकर ही फिल्म की कहानी तैयार की थी। जब सुशांत ही नहीं रहे तो किसके लिए करें वो फिल्म। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ दिल्ली से मुनीश पांडे, आज तक। सुशांत मौत मामले में सीबीआई की जांच अहम है क्योंकि जांच एजेंसी का फोकस होगा उसका फ्लैट नंबर 601। जी हां, बांद्रा के फ्लैट नंबर 601 में कुछ ऐसा हुआ उसे फिर से रिक्रिएट की जाएगी क्योंकि 601 में सुशांत रहते थे, लेकिन अब सीबीआई सुलझाएगी सुशांत केस की गुत्थी। सड़सठ दिन बाद फिर खुलेगा वो कमरा। फिर दोहराई जाएगी वो कथित वारदात। सुशांत के दोस्त ने जिसका किया था दावा। सुशांत केस में अब होगी सबसे बड़ी जांच। यही है सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा वाला फ्लैट, जहां 14 जून को रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। काफी कानूनी दांवपेच के बाद अब सीबीआई के हाथ आई है जांच की कमान, और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर उस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी है जो कई पेचों में उलझा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम कल मुंबई जाने वाली है। खबर है कि केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी सुशांत के इस कमरे में भी आएंगे और उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक सीन को रिक्रिएट करने में एक डमी को पंखे से लटकाकर देखा जाएगा। जिस तरह का कपड़ा घटना स्थल से मिला था वैसे ही कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी सीन रिक्रिएट करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि दावे के मुताबिक ऐसा हो सकता है क्या। सीबीआई की एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसरों को रखा गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सीबीआई की एसआईटी सुशांत के उस घर भी जाएगी जहां सुशांत की लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। रिक्रिएट भी किया जाएगा सीन को, और साथ में उन लोगों को भी एक बार फिर से बुलाया जाएगा जो सुशांत की मौत के वक्त उस घर में मौजूद थे। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और उस वक्त फ्लैट में मौजूद लोगों ने जो दावा किया था उस पर शुरू से ही संदेह जताए जा रही हैं। इसकी वजह ये चंद सवाल हैं। सुशांत के बिस्तर और पंखे के मोटर की दूरी 5 फीट 11 इंच थी, जबकि सुशांत का कद 5 फीट 10 इंच था। ऐसे में फंदे से लटक कर जान देना कैसे संभव है। वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि कमरा खुलने के बाद सुशांत का शरीर एक तरफ झूल रहा था। अब सीबीआई को यह गुत्थी सुलझानी है कि बिना टेबल या कुर्सी के उसने खुदकुशी कैसे की। यही नहीं, बताया जाता है कि सुशांत के गले पर जो निशान बने थे वो कपड़े से मेल नहीं खाते थे। आइए आपको सिद्धार्थ पिठानी का वो दावा सुनाते हैं जो उसने सुशांत को लेकर किया था। नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर।
हम आपको सुशांत का वो घर और कमरा दिखाते हैं जिसमें सुशांत का शव मिला था। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं, ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया ये पूरा। ये डुप्लेक्स है, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट है ये, सातवीं मंजिल पर। आप आएंगे रेजा साहब, जरा आप हमें बताएं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको जानकारी होगी। मैंने बताया जी जी। ये मेरे ख्याल में सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है, यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही है। और ये सीलिंग है यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते के कपड़े से, कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। तो अब इस कमरे में जल्द ही सीबीआई के जांच अधिकारी आने वाले हैं और सीन को रिक्रिएट कर परखने वाले हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां अक्सर उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए रिक्रिएशन का सहारा लेती हैं। डमी के सहारे इसके जरिए देखने की कोशिश होती है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा बताया जा रहा है। यानी जांच का एक बड़ा दारोमदार अब क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर टिक गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। लेकिन वक्त काफी गुजर चुका है और क्राइम सीन रिक्रिएट भी होता है तो एविडेंसेस वहां पर मिल पाना बड़ा मुश्किल है। देखना होगा, सीबीआई से काफी उम्मीदें हैं लोगों को। और अब बात हम करेंगे लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की। दिल्ली में रात भर बारिश होती रही, सुबह उसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। दिल्ली की हालत तो ऐसी हो गई है कि पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है कि ये देश की राजधानी ही है और साल 2020 है। बिल्कुल, तमाम इलाके जलमग्न हैं, सड़कों पर जल जमाव है, कमर तक पानी भर चुका है और जगह जगह जाम जैसी स्थिति है। जहां तय होती है देश की किस्मत, उस दिल्ली का हाल देखिए। जहां से चलती है हिंदुस्तान की हुकूमत, उस दिल्ली का हाल देखिए। संसद से चंद किलोमीटर दूर पानी में डूबे सिस्टम का हाल देखिए। ये कैसी राजधानी है जहां पूरा इंतजाम ही पानी पानी है। जब दिल्ली में चिराग तले अंधेरा तो क्यों ना सिस्टम हो जाए नकारा। देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, नजरें घुमा फिरा कर देखिए। ये दिल्ली है मेरी जान, जहां बारिश और पानी से सड़कों पर है घमासान। संसद वाले इलाके में पानी, सुप्रीम कोर्ट वाले इलाके में पानी, पॉश इलाके में पानी, पिछड़े इलाकों में पानी, पानी 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 और पानी। ये प्रहलादपुर है, दिल्ली के खस्ताहाल सिविक सिस्टम का सबूत। हर साल इस अंडरपास में पानी भर जाता है, इस बार भी हालात अलग नहीं। 2-2 बसें डूबी हैं। जब तक पानी नहीं निकलता ये बसें यहीं कैद रहेंगी। हालात इतने खराब हैं कि इस अंडरपास को फिलहाल बंद करना पड़ा है। इस बाइक सवार की हालत का अंदाजा लगाइए। ये बिहार यूपी के किसी दूर दराज देहात का हाल नहीं, ये दिल्ली की सड़कें हैं जहां पानी से सामना किए बगैर कोई चारा नहीं। इस बाइक सवार को पानी में आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एक एक कदम आगे बढ़ने में बाइक सवार की सांसें फूल रही हैं।
दिल्ली के अंबेडकर नगर का हाल देखिए। सड़क पर इतना पानी है कि वाहनों को पानी का घेरा चीरकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। पानी से गुजरते हुए यहाँ कभी भी वाहन बंद हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत ही मुसीबत है। बारिश ने दिल्ली को कैसे बेहाल कर दिया, ये तस्वीरें गवाह हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली का हाल देखकर कौन कहेगा ये दिल्ली का हिस्सा है। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। मयूर विहार का हाल भी कुछ अलग नहीं। मयूर विहार के तमाम हिस्सों में रात भर की बारिश के बाद पानी भर गया। बारिश तो उतनी जोरदार नहीं हुई, बूंदाबांदी ही होती रही, लेकिन दिल्ली के खराब सिविक इंतजामों की वजह से जहां तहां पानी का जमावड़ा हो गया। कमर तक पानी में डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें किसी एक इलाके की नहीं, दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके हों या सेंट्रल दिल्ली, सब तरफ एक जैसा हाल है। फिरोज शाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, सब तरफ पानी ही पानी है। जरा सी बारिश में दिल्ली ऐसे ही डूब जाती है। दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसे चमकाने के सपने इसी बारिश में धुल जाते हैं। मॉनसून से पहले अक्सर तैयारियां अधूरी रह जाती हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बारिश में स्मार्ट शहर डूबने लगे तो बाकी इलाकों का क्या होगा ये सोचना मुश्किल नहीं है। आपको दिखाते हैं यूपी, उत्तराखंड और गुजरात के शहरों का हाल, जहां मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। आसमान से जब आफत की शक्ल में बादल बरसे तो बिजनौर की लकड़हारान नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। ये हरिद्वार नजीबाबाद बाईपास है जिस पर नदी के पानी का कब्जा है। कहां सड़क और कहां नदी, किसी के लिए भी फर्क कर पाना मुश्किल है। इसी दुविधा में ये मेटाडोर गाड़ी नदी में समा गई। जब तक चालक का रेस्क्यू किया जाता तब तक पानी में डूबकर उसकी जान जा चुकी थी। तस्वीरें देखिए, किस तरह गोताखोरों की मदद से गाड़ी से चालक को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन गिरे हुए हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी पानी की घुसपैठ हुई है। घर के फर्नीचर बारिश में खराब हो गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बुरा हाल जोशियाड़ा इलाके में देखने को मिला। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों का कहना है कि वे 15 साल से जल भराव की समस्या झेल रहे हैं। जगह जगह से भूस्खलन की भी तस्वीरें आ रही हैं। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बीच देहरादून से भी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कैसे बारिश में सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया। सड़क पर विशाल का एक गड्ढा हो गया। जो सड़क बची है वो भी खतरे में है। सड़क में दरार आ चुकी है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से नीचे मलबा भी गिरने लगा, जिससे लोग खौफ में आ गए। भारी बारिश से देहरादून की संकरी गलियों में पानी दौड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर में पानी घुस गया। लोगों की पूरी रात घर से पानी निकालने में गुजरी। नदियों के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। अब मध्य प्रदेश के राजगढ़ का हाल देखिए। निचली बस्तियों के लिए मानो मुसीबत बरसी है। ब्यावरा शहर के मुख्य बाजार के अहिंसा द्वार क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजगढ़ रोड स्थित निचली बस्तियों में बने मकान आधे पानी में डूब गए। ब्यावरा शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। डूबी हुई बाइक
और ठेले से पानी की गहराई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर का हाल देख लीजिए। कल वडोदरा में जमकर बारिश हुई, बाजार स्विमिंग पूल बन गया। देखिए पानी में गुजरती कारों के बीच ये बच्चे किस कदर मस्ती कर रहे हैं। बाजार की दूसरी तस्वीर देखिए, कई बच्चे सड़क को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़कें पानी में लबालब हैं, गली मोहल्ले में पानी भर गया है। बुधवार को यहां जोरदार बारिश से जल जमाव हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी बादल जमकर बरसे। ये गोदावरी नदी की तस्वीरें हैं। नदी उफान पर है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आज तक ब्यूरो। बारिश की वजह से आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। बिहार और यूपी में तो इससे रोजमर्रा के कामकाज पर खासा असर पड़ रहा है। नदियों के किनारे बसे गांव और निचले इलाकों में हालात इतने बदतर हैं कि जान बचाने के लिए अच्छी खासी कवायद करनी पड़ रही है। आधे हिंदुस्तान में हाहाकार, 5 राज्यों में मुसीबत मूसलाधार। यूपी बिहार में बाढ़ से कोहराम। देश के 5 बड़े राज्य आधा अगस्त बीत जाने के बाद भी जल प्रलय से जूझ रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इधर बच्चे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, जहां नदी में पिकनिक मनाने गया एक परिवार बाढ़ के बीच फंस गया। अरे उनको बच्चों को निकाल, पहले बच्चों को यार। दरअसल मौसम से बेखबर ये परिवार नदी में मस्ती कर रहा था, तभी अमराल नदी में अचानक तूफान आ गया। देखते ही देखते 2 युवक तेज बहाव में बहने लगे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद शहर पानी पानी है। जिन सड़कों पर कारें फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही है। कई कच्चे मकान और झोपड़ियां जमींदोज हो चुकी हैं और दर्जनों लोगों के सिर से मूसलाधार मुसीबत में छत छिन चुकी है। बाढ़ का सबसे बड़ा सितम बिहार झेल रहा है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। समस्तीपुर के सोरमार में बागमती नदी में आए बाढ़ की दिखी अलग तस्वीर। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 किलोमीटर लंबी सड़क और इसमें बने पुल बाढ़ में समा चुके हैं। 3 पंचायतों के करीब 40,000 लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लेकिन नाव वालों ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। वो फेरी लगाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते हैं और 50 से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। एक नाव चल रहा है सरकारी, उसके बाद जो भी नाव प्राइवेट है हम लोग 50 रुपए 500 रुपए इमरजेंसी में लिया जाता है। किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया तो 500 रुपए लिया जाता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। देश के 52 शक्तिपीठों में एक चंडिका स्थान को बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा है। गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ का सितम जारी है। बनारस के घाट गंगा के उफान में डूबने लगे हैं। हरिद्वार में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो बाराबंकी में सरयू का सितम जारी है। आज तक ब्यूरो। बात अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो अपने आर्थिक संकट के गंभीर दौर से गुजर रहा है। जी हां, वहीं पाकिस्तान अब चीन की गिरफ्त में भी जाने लगा है। चीन ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पाक को कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही। चीन और पाकिस्तान दोनों का एजेंडा भारत को परेशान करने का रहा है, लेकिन अब इनकी बोलती बंद हो गई है।
सऊदी अरब से दुत्कार तो चीन से मदद की गुहार। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। संकट में घिरा पाकिस्तान दर दर भटकने को लाचार। पाकिस्तान की सऊदी अरब में नहीं गली दाल। अब चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की नई चाल। पड़ोसी देश पाकिस्तान बिलबिला उठा है। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। हिंदुस्तान की मुस्तैदी से घबराए पाकिस्तान को फिर चीन नजर आया है। भारत के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी में जुटा पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि सऊदी अरब मान जाएगा, वो हिंदुस्तान से अपनी दोस्ती तोड़ देगा और पाकिस्तान का सच्चा दोस्त बन जाएगा। लेकिन बात नहीं बनी, मायूसी हाथ लगी। अब वही पाकिस्तान चीन के द्वार पर जा पहुंचा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग दौरे पर हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि इस दौरे पर चीन के साथ सामरिक मुद्दे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान का डेलीगेशन चीनी विदेश मंत्री से विचार विमर्श करेगा। इलाके की सामरिक स्थिति पर दोनों देश चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के यही विदेश मंत्री कुरैशी हैं, जिनके बयान से नाराज सऊदी अरब ने उन्हें आईना दिखा दिया। वो अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान को मदद नहीं करना चाहते। कुरैशी ने भारत को लेकर सऊदी अरब को धमकी दी थी। कुरैशी ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सदस्य देशों की बैठक जल्द बुलाएं। कुरैशी ने यह भी कहा था कि अगर मीटिंग नहीं बुलाई गई तो वे इमरान से ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़े इस्लामिक देशों के साथ अलग से बैठक बुलाएं। सऊदी अरब ने कुरैशी के बयान की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा भी सऊदी अरब को मनाने में नाकाम रहे और खाली हाथ इस्लामाबाद वापसी हो गई। लेकिन पाकिस्तान भला अपनी आदतों से कहां बाज आने वाला। अब वही विदेश मंत्री कुरैशी बीजिंग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया की निंदा की है कि वो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट को बुलाने से साफ मना कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों की सीरत मिलती जुलती है। दोनों का अमन शांति से रिश्ता नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, पड़ोसियों को परेशानी में डालने की। दोनों की नजरें भारत की जमीन पर है। तभी तो इन दोनों को जुगलबंदी में भरोसा है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के साथ अपने रिश्ते को जग जाहिर किया। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। ये पाकिस्तान का खौफ बोल रहा है। इमरान का ये बयान उनका भरोसा नहीं बल्कि उनकी घबराहट है कि संकट की घड़ी में चीन उनके मुल्क को महफूज रखेगा। लिहाजा अब इमरान चीन से दोस्ती की नई इबारत लिखना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमें वाज़े हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में पॉलिटिकली खड़ा रहे। और हमारे दोस्त इस तरह पॉलिटिकली नहीं खड़े रहे जिस तरह चाइना खड़ा रहे। हिंदुस्तान के इन दो दुश्मनों की यारी देखिए। 2015 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक का ऐलान किया। सीपैक के तहत कई प्रोजेक्ट में चीन 62 अरब डॉलर का निवेश पाकिस्तान में कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान के 75% टैंक और 65% फाइटर प्लेन मेड इन चाइना है। चीन ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियारों को निर्यात करता है। अभी पाकिस्तान चीन से ही 80,000 राउंड स्टील बुलेट खरीद रहा है। 15 आर्टिलरी गन, करीब 4,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और एयर टू ग्राउंड सर्विलांस के लिए बैलून रडार भी सौदे की लिस्ट में है। चाइना को भी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना को भी इस चीज़ की अहमियत का पता है। और हमारी जितनी भी लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी हमारा आगे फ़ायदा है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान को मगरबी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, इसलिए उसको मजबूत करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इनकी ये पॉलिसी आगे चेंज होगी। तो अगर यही होना है तो हमारा तो फिर नेचुरली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना हमारे। पाकिस्तान चीन की दोस्ती का असल मकसद तो
भारत की घेरेबंदी है, लेकिन दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी ये हसरत हमेशा अधूरी रहेगी। दिल्ली से गीता मोहन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि मई से जारी विवाद को सुलझाने के लिए चीन और भारत के बीच आज राजनयिक स्तर पर बातचीत हो रही है। लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन चीन अपने वादों पर अमल तक नहीं कर रहा है। तभी तो हिंदुस्तान अपनी सेना नहीं हटा रहा। लद्दाख में तनाव के बाद LAC पर जवान अलर्ट हैं ताकि किसी भी हिमाकत का करारा जवाब दिया जा सके। चीन अपनी आदतों से लाचार है। एक ओर वो बातचीत का ड्रामा करता है, दूसरी ओर हिंदुस्तान की जमीन हड़पने का ख्वाब देखता है। दुस्साहसी ड्रैगन की नियत में खोट है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लिहाजा हिंदुस्तान हर मोर्चे पर अलर्ट है। LAC पर चीन की करतूतों से अप्रैल में ही विवाद की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसका तनाव अभी भी बरकरार है। हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। चीन ने जो किया उसका अति था गलवान। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को ऐसी सबक सिखाई कि चीन अपने जवानों की लाशों की गिनती भी नहीं बताना चाहता। गलवान से सबक लेते हुए चीन कई बार बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की अपील कर चुका है। हिंदुस्तान ने भी दरियादिली दिखाते हुए बातचीत की पहल मानी है। 15 जून की झड़प के बाद से अब तक 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा क्या निकला? बातचीत की आड़ में चीन अपनी तैयारियों को अंजाम देता रहा। फिंगर 4 से तनाव घटा तो जरूर, लेकिन वो अपने वादों के मुताबिक पीछे नहीं हटा। और तो और कई इलाकों में नए स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं, तैनाती भी बढ़ा दी है। फिलहाल जो ताजा हालात हैं, उसके मुताबिक फिलहाल चीन पैंगोंग में फिंगर 5 पर मौजूद है। फिंगर 4 के रिज लाइन पर भी चीनी सेना मौजूद है। पेट्रोल पॉइंट 17 ने गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में भी PLA पीछे नहीं हटी। चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच के इलाके में काफी कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। केपसांग में भी तनाव बना हुआ है। हालांकि गलवान और पेट्रोल पॉइंट 15 में काफी हद तक तनाव कम हुआ है। पहला चीज ये साबित करता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है। चीन, दूसरी जो बात है कि चीन धैर्य का खेल रहा है कि किसी तरह से मामला को आगे बढ़ाते जाओ। और तीसरा जो स्ट्रेटजी है चीन का कि हिंदुस्तान को बातचीत में उलझा के रखो, उसको थका दो, ताकि थक के हिंदुस्तान कहे कि ठीक है, जो जहां पे बैठा है वहीं पे बैठा रहे। चीन की कथनी और करनी का फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। उसने वादा किया था कि उसकी सेना अप्रैल वाली स्थिति में चली जाएगी, लेकिन अब तक उसने तनाव कम करने का वादा पूरा नहीं किया है। उसी चीन को आईना दिखाने के लिए एक बार फिर बैठक हो रही है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 18वीं बैठक है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच ये अहम मीटिंग है। राजनयिक स्तर पर चीन को समझाने की तैयारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए WMCC की मीटिंग हो रही है। इससे पहले पिछले 1 महीने में कई बार सैन्य स्तर और डिप्लोमेटिक स्तर की चीन के साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। पूर्वी लद्दाख में अभी भी कई जगहों पर चीन डटा हुआ है और इसके पीछे उसकी साजिश भी नजर आ रही है। चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार 24 जुलाई को
दोनों देशों ने हालात की समीक्षा की। अभी 14 अगस्त को ही चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री ने भी चीनी अधिकारियों से बात की और देश का पक्ष रखा, लेकिन वही ढाक के 3 पार। चीन अड़ा हुआ है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा भारत ने भी जवानों की तैनाती में कोई कमी नहीं की है। अप्रैल मई विवाद के बाद से पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में आर्मी, एयरफोर्स की तैनाती की गई थी, जो अब तक दुश्मन पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब नजरें राजनयिक बातचीत पर टिकी हैं। दिल्ली से गीता मोहन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।